नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में आगे बढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले आपको कुछ आज की बड़ी और दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें कई बार अपने आप में बड़ी खबर बनती हैं। पहली तस्वीर जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं वो जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां पर एलओसी पर रहने वालों ने अपने बंकर तैयार कर लिए हैं। वहां के लोगों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद माहौल में टेंशन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबक सिखाना जरूरी है और अगर उस तरफ से शेलिंग हुई तो बंकर तैयार होने चाहिए। बहुत जबरदस्त स्कोप है सर। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे डर के मारे में, इसलिए कि पाकिस्तान को एक ही बार जवाब दो। यहाँ बिल्कुल सब बच्चे तैयार है, नौजवान सब लड़ने के लिए तैयार है। एकदम पाकिस्तान को सबक सिखाना है। और अब बात दूसरी तस्वीर को दिखाते हैं। जातीय जनगणना के फैसले को लेकर जो कल लिया गया था, देश भर से आज प्रतिक्रियाएं आई। उसी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा ये तस्वीर भी है। पटना में बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में लोग सड़क और चौक चौराहों पर उतर आए और खुशी जताई। और अब बात तीसरी तस्वीर की आज की कर लेते हैं। केदारनाथ धाम से ये तस्वीर है। कल यानी 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इस मौके पर मंदिर को 45 किस्मों के फूलों से सजाया गया है, जो कि देश विदेश से मंगाए गए हैं। देखिए कितनी मनोहारी छटा है। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ उसके आज 9 दिन पूरे हो गए हैं। अभी भी आतंकी कहां चले गए, कौन लोग थे और अब तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं, उसको लेकर तमाम एजेंसियां अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इस आतंकी घटना का अब अंजाम क्या होने वाला है। भारत क्या कार्रवाई करेगा इन आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 9 दिन के बाद अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया। हम सबसे पहले उनका ये बयान आपको सुनवाते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या तैयारियां भारत की तरफ से की जा रही है। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है। आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये भारी भरकम ललकार आतंकियों के खिलाफ। लेकिन इस बीच पहलगाम अटैक के बाद से ये बात अब कही जा रही है कि स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना यह आतंकी हमला संभव नहीं था। इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए को अपनी पड़ताल में जो जानकारियां मिली हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि जो आतंकी पाकिस्तान की तरफ से आए थे
उनको लोकल लेवल पर मदद मिली थी। कुछ लोकल लोग भी शामिल थे इस आतंकवादी वारदात की प्लानिंग में भी और उसके एग्जीक्यूशन में भी। बिना किसी बाहरी मदद के आतंकी लंबे समय तक जंगलों में नहीं छिपे रह सकते। वही लोग उनकी मदद कर सकते हैं जो इन जंगलों के बारे में जानते हैं। आतंकियों को ऐसे लोगों की मदद मिली है जो आम लोगों के बीच ही रह रहे थे, यानी उनकी पहचान भी आसान नहीं होती। जब एनआईए ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है और उनसे पूछताछ के आधार पर अब वो आगे बढ़ रही है। सबके मन में लगातार यही सवाल आ रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में जो आतंकी आए थे वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की थी? अगर ऐसा हुआ था तो किन लोगों ने ऐसा किया था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस दिन हमला हुआ उससे 2 दिन पहले ही आतंकी बैसरन घाटी में मौजूद थे। पकड़े गए OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में पता चला है कि आतंकी 15 अप्रैल को पहलगाम पहुंच गए थे। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की भी रेकी की गई थी, जिनके नाम हैं आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी। ये तीनों जगहें आतंकियों के निशाने पर थीं, लेकिन सुरक्षा कारणों से आतंकी इन जगहों पर साजिश नहीं कर सके। हमने आपको कल ही उस सैलानी का बयान सुनाया था जिसने दावा किया था कि पहलगाम में जब वो अपनी बेटी के लिए रील बना रहे थे तब बेटी के पीछे 2 संदिग्ध लोग चलते हुए दिखे थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बच्ची के पीछे से 2 लोग गुजर रहे हैं। पुणे के रहने वाले श्रीजीत रमेशन को शक है कि ये बैसरन घाटी के आतंकी हो सकते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो 4 आतंकवादी लोगों का फोटो जब पब्लिश किया, उसमें से 2 आतंकवादी के फेसेस हमको एकदम सिमिलर लगे कि हमने कहीं तो इनको देखा है। उसके बाद हम लोग ने सारे वीडियोस फोटोज जो है जो पहलगाम बेताब वैली के हमने चेक किए और उसके अंदर जो है जैसे मैंने कहा वो वीडियो जो मेरे बच्ची का है उसके अंदर दोनों जो आतंकवादी है वो चलते हुए क्लियर कट दिखा है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। एनआईए की डीजी सदानंद दाते गुरुवार को बैसरन घाटी पहुंचे। एनआईए पूरे मामले की पड़ताल के दौरान अब तक करीब 20 OGW की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कई गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी। इसके अलावा घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। इनके 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। जानकारी ये मिली है कि जो बैसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला करने आए थे वो 20 अप्रैल को ही बैसरन घाटी में आ गए थे और वो समय देख रहे थे कौन सा समय हमला करने के लिए सही रहेगा और सही समय पर जब वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा थे उस समय पर उन लोगों ने हमला किया। इसके अलावा 15 अप्रैल को ही वो पहलगाम आ गए थे और पहलगाम में लगातार वो वहाँ पर रह रहे थे और जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके जरिए लगातार वो पहलगाम में रेकी करवा रहे थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर से पहलगाम में 3 और जगहों की रेकी करवाई थी, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क है, आरू वैली है और बेताब वैली है, जहां पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो वहां पर भी रेकी हुई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से वहां पर हमला नहीं किया गया। बैसरन घाटी को सबसे सुरक्षित माना गया हमले के लिए, इसलिए वहां पर हमला किया गया, ये भी जानकारी सामने आई है। वहीं इस जो रेकी हुई है उस रेकी में 4 ओवरग्राउंड वर्कर शामिल थे, ये भी जानकारी मिली है। एनआईए ने कुछ ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया है, कई लोगों से पूछताछ हो रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी हुई। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हुई इस छापेमारी में देश विरोधी चीजें भी बरामद हुई हैं। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में की गई छापेमारी के दौरान कई कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। शक है कि इन प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम के आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद की। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं
कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। आजकल घाटी में सुरक्षा कड़ी है और पर्यटक कम हो गए हैं। हमारी मुलाकात सोनमर्ग में कुछ घोड़े वालों से हुई। इन्होंने भी हमें बताया कि पहलगाम हमले के बाद से वो खासी चौकन्ने हैं और खास किस्म की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ साझा भी कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि जैसे जंगलों में आप घोड़े लेके जाते हैं, पहलगाम अटैक के पहले या अभी बाद में भी घोड़े लेके जा रहे हैं, तो पुलिस तो आपसे कुछ बताती है कि थोड़ा सा नज़र रखो जंगलों में, कुछ सस्पेक्ट दिखे तो हमें बताओ? देखो पुलिस तो वहाँ पे होती है, पुलिस तो हमें बताती है कि आप वहाँ पे देखो, वो भी देखते हैं, हम भी घोड़े लेके जाते हैं, हम भी देखते हैं। तो जो थे तो वो तो किसी को मिला नहीं, पर ये गलत हुआ बहुत, हम भी इसकी मजामत करते हैं। बोलते हैं यहाँ इधर उधर देखा, हम घोड़ा लेके ऊपर चलते हैं, बहुत टूरिस्ट पुलिस वाले ये वगैरह सब बोलता है, इधर उधर कोई देख बताते हैं सर। अच्छा ये भी सर एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कई जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो लोकल घोड़े वालों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार जो फोटोग्राफर हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। जो कहते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, कई बार लोकल लोग भी शामिल हो जाते हैं? नहीं सर, हम एक एक करके हर किसी को जानते हैं। हमारे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे तहसील के जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, 2 तहसील के लोग काम करते हैं, हर किसी को मालूम है कि पुलिस टूरिस्ट पुलिस चेक करते हैं। जो जैन के पुलिस है, हमारे जो यहाँ पे सेना है, हर सेना लगे हर जगह में, हम लोग को कार चेक करते हैं, हर जगह चेक करते हैं। मगर ये पता नहीं बदकिस्मती हमारा है, हमारा बदकिस्मती कहाँ से लोग आ गए, कैसे हमारे जो बेगुनाह हमारे टूरिस्ट लोगों को मार दिया गया। देखिए बदला हुआ कश्मीर आपको साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा होगा, और यहाँ जो कश्मीरी लोग हैं इनकी बातों से भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह के ये खुश थे, और जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद जो धक्का लगा है कश्मीर की इकॉनमी को, यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको धक्का लगा है, उससे लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं और चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और टूरिस्टों का खुले दिल से ये स्वागत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखाती है कि कश्मीर में किस तरह का बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में, जो काम यहाँ पर हुए हैं, जो यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, और जिस तरह का यहाँ का माहौल बना है, एक सुरक्षा का माहौल बना था, लेकिन इस घटना ने थोड़ा माहौल को ख़राब किया है। लेकिन फिर भी तमाम जो कश्मीर के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आइए और आपका स्वागत है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के ये नारे भी लगा रहे हैं। सोनमर्ग से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसको आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की एक और घाटी है। इस घाटी को बेताब घाटी के नाम से जाना जाता है। ये डिपिक्शन है, ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश की। मैं सही में बेताब घाटी में नहीं हूँ। बेसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था, लेकिन तैयारी बेताब घाटी में भी आतंकी हमला करने की थी, क्योंकि ये आतंकी कई दिनों से रेकी कर रहे थे और ऐसी किसी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। बेताब घाटी क्या है, इसके बारे में आपको समझा देते हैं। बेताब घाटी, जैसा कि हमने आपको बताया, इसका नाम बेताब घाटी है। यहाँ पे हिंदी फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी, जो कि सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म थी, इसीलिए इसका नाम बेताब घाटी पड़ा। यहाँ पे कई सारे सीन्स शूट किए गए थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आने के बाद ये जो इलाका है ये अनंतनाग ज़िले में आता है। पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये बेताब घाटी, और ये भी वैसा ही अम्यूजमेंट सेंटर पार्क है जैसा हमने बेसरन में देखा था। इसके चारों तरफ देवदार और चीड़ के पेड़ हैं और उससे ये घिरी हुई है। ये जो घाटी है ये मेन रोड से, मेन हाईवे से ज़्यादा करीब है। अगर हम तुलना करें बेसरन के मुकाबले, बेसरन घाटी तक जाने के लिए कुछ देर तक आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, वॉक करना पड़ता है, लेकिन ये घाटी बिल्कुल सटी हुई है। इसीलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में भी टूरिस्ट सैलानी आते हैं, जैसे पहलगाम की उस बेसरन घाटी में आए थे। ये इसके बीच से जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं, ये लिद्दर नदी है। ये बेताब घाटी के बीच से गुजरती है, जो इस घाटी की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये नदी की कमी बेसरन में है, लेकिन बेताब घाटी में नहीं है। इसी तरीके से अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क टूरिस्ट के लिए, बच्चों के लिए ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज़, जो पोनी चालक हैं यहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसा कि 22 अप्रैल को पहलगाम की उस बेसरन घाटी में कर रहे थे टूरिस्ट, जब आतंकियों ने हमला किया था। बेताब घाटी तक, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर पहुँचना आसान है,
बैसरन के मुकाबले, क्योंकि ये हाईवे से लगा हुआ इलाका है, मेन रोड से लगा हुआ इलाका है, इसमें बहुत चलना अल्ला नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या कहीं ज़्यादा होती है बैसरन के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई है, वहाँ पे आपको कुछ वक्त लगता है घाटी तक पहुँचने के लिए। और जब मैं घाटी कह रहा हूँ, घाटी को अंग्रेजी में मिडोज भी कह लेते हैं, कि चारों तरफ पहाड़ हैं, पेड़ हैं, जंगल है और बीच में एक लंबा सा लैंड पैच ऐसा है जो खुला हुआ है। यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है और स्कीइंग के खेल जो होते हैं, आइस स्केटिंग के, वो इसी तरीके की घाटियों में होते हैं, इसी तरह के मिडोज में होते हैं, चाहे बैसरन की हो चाहे बेताब की हो। तो ये बेताब घाटी थी, यहाँ पर भी आके रेकी की गई थी और यहाँ पर भी आतंकी हमला करने की कोशिश में थे, कामयाब नहीं हुए। उसके बाद वो बैसरन गए और फिर जो कुछ हुआ वो तो अब इतिहास में है। 27 मासूम सैलानी आतंकियों के निशाने पे आ गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। इसी इलाके में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पर्यटन को लेकर। अगर आपको याद हो, क्योंकि कश्मीर में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उस टूरिज़्म पर कुछ दिनों पहले आपको आतंकियों को ये खबर अच्छी नहीं लगती है कि कैसे शांति बहाली हो रही है, कैसे टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सोनमर्ग में एक टनल थी और टनल पर 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर भी लश्कर का ही मॉड्यूल था, वो भी यही कोशिश थी कि सैलानी कश्मीर घाटी से दूर हो जाए। हम उसी टनल पर मेरे सहयोगी पहुंचे, मुकेश सिंह सेगर, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनमर्ग में है इस वक्त हम जेड मोड़ टनल पर। ये टनल मेरे सामने है और इस टनल की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्टूबर 2024 में इसी टनल में काम करने वाले 6 मजदूरों और एक डॉक्टर पर यहीं पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 6 मजदूर थे और एक डॉक्टर था जो मारा गया था। और ये बड़ा आतंकी हमला था। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिकली जो इस हमले के पीछे लश्कर का मॉड्यूल था, वही मॉड्यूल पहलगाम हमले में शामिल है। हाशिम मूसा जो भागा हुआ है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, वो भी इस हमले में शामिल था। तो इस टनल में जो हमला हुआ था, जो यहाँ पर लोग काम करते थे, उस हमले के मामले में दिसंबर 2024 में पुलिस ने इनकाउंटर में इसी मॉड्यूल के एक आतंकी जुनैद को मारा था। उसके बाद 2 आतंकी और मारे थे, लेकिन इस मॉड्यूल के जो बाकी आतंकी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं और उसी मॉड्यूल के लश्कर के आतंकवादियों ने एक बार पहलगाम हमले को अंजाम दिया है। अब ये जो टनल है, ये बेसिकली श्रीनगर से कारगिल को जोड़ती है। 12 महीने आप इस टनल के जरिए श्रीनगर से कारगिल जा सकते हैं और लेह का रास्ता भी कारगिल से छोटा हो गया है। पहले बर्फ़ पड़ती थी तो बर्फ़ पड़ने के दौरान ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन टनल बनने से ये रास्ता अब 12 महीने के लिए, यानी कि 12 महीने में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पर आना जाना लगातार हो गया है। श्रीनगर से कारगिल और फिर कारगिल से लेह का रास्ता भी अब आसान हो गया है। तो 6.5 किलोमीटर ये लंबा टनल है जो कि बनकर तैयार हो गया है, चालू भी हो गया है। और इसी टनल के बनने के दौरान लश्कर के आतंकवादियों ने अक्टूबर 2024 में यहाँ पर जो मजदूर थे, जो डॉक्टर थे, उन पर हमला किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, एक डॉक्टर और 6 मजदूर। तो ये लश्कर का वही मॉड्यूल है जिसने पहलगाम में अब हमला किया है। हाशिम मूसा, आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख, ये तमाम जो आतंकी हैं, इन आतंकियों के नाम भी इस टनल में जो हमला हुआ था उस हमले में भी सामने आए थे। और उनमें जब बाद में इनकाउंटर हुआ तो सुरक्षा बलों ने इनके एक साथी जुनैद को मारा था और उसके बाद 2 लोग और मारे गए थे। तो ये टनल काफ़ी महत्वपूर्ण था और आतंकवादियों ने इसीलिए यहाँ काम करने वाले लोगों को टारगेट किया था और उन्हें 7 लोगों को मार दिया था। तो सुरक्षा बलों ने उसके बाद टनल बनने के बाद यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई, टनल चालू भी हो गई। आतंकवादियों के जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हुए। अब इसी मॉड्यूल के लोगों को सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है और लश्कर का नाम सामने आया है, हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी सेना में रहा है, उसका नाम सामने आया है, 20 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा गया है। आदिल हुसैन ठोकर पर 20 लाख का इनाम है। आसिफ शेख का नाम भी सामने आया है। तो इनके अब नाम सामने आए हैं, ये वही आतंकी हैं जो इस हमले में भी शामिल थे, ऐसा जांच एजेंसियों को पूरा शक है। ये टनल जो है वो ख़त्म होने को है और बेसिकली
अक्टूबर 2024 में जब इस टनल में काम करने वाले मजदूर टनल के पास ही खाना खा रहे थे मेस में, और वहाँ पर एक डॉक्टर थे, तभी आतंकवादियों ने हमला किया था। और इस हमले में 7 लोगों की डेथ हुई थी, जैसा मैंने पहले कहा। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो ये लश्कर का मॉड्यूल है ये कितना हाईली ट्रेंड है और कितना ख़तरनाक है कि पिछले कई महीनों के दौरान ये बड़े बड़े आतंकी हमले कर चुका है। अक्टूबर में ही इन लोगों ने, इसी मॉड्यूल ने बूटा पथरी में हमला किया था, जिसमें सेना के 2 जवान मारे गए थे और सेना के ही 2 पोर्टर भी मारे गए थे। कुल 4 लोगों की उसमें डेथ हुई थी। तो ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो मॉड्यूल है लश्कर का, ये पाकिस्तान से कंट्रोल होता है और बड़े बड़े हमले पिछले कई महीनों से कश्मीर में कर रहा है। ख़ास तौर से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में ये बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। तो हम अब टनल के बाहर आ गए हैं और ये देखिए जो रास्ता है ये बाहर निकल रहा है, और इसी टनल के ज़रिए जो टेररिस्ट हैं वो हमला करने आए थे। टनल के पास जो मजदूर काम करते हैं उनको हमला करने आए थे और 7 लोगों की उन्होंने यहाँ पर हत्या की थी। अब इसी मॉड्यूल की तलाश पहलगाम हमले में है। सोनमर्ग की जेड मोड़ टनल से कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने हमारे स्टोरी में देखा होगा, मुकेश की इस कवरेज में कई बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, OGW का हुआ, यानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये OGW होता क्या है, अंग्रेजी का शब्द क्या है इसका मतलब। तो आपको बहुत बेसिक करके इसको मैं समझा देता हूँ आसान तरीके से। OGW यानी ओवर ग्राउंड वर्कर। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो वो ओवर ग्राउंड वर्कर की स्पेलिंग है। हमने यहाँ पर देवनागरी में, हिंदी में आपकी आसान तरीके से समझाने के लिए लिखा गया है। आतंकियों को रसद से लेकर जानकारी पहुंचाने तक का काम ये लोग करते हैं, ये मुहैया कराते हैं, इसीलिए इनको OGW कहते हैं। और माना जाता है कि OGW कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। इनकी पहचान इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ये आम लोगों के बीच ही रहते हैं और इन्हीं के बीच रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। यानी रहते आम लोगों के बीच में, आतंकियों के साथ उठते बैठते नहीं, हाथ में बंदूक नहीं होती, हाथ में कोई हथियार नहीं होता, सामान्य दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको OGW कहा जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर हथियार उठाने का काम नहीं करते हैं लेकिन आतंकियों की मदद करते हैं। मुमकिन ये भी है कि हमारी आपकी तरह किसी दफ्तर में काम करते हों, कोई बिजनेस करते हों, दुकान चलाते हों, लेकिन इसी के साथ ये आतंकियों के समर्थक होते हैं, उनके मददगार होते हैं। फ़ोन के ज़रिए, किसी और तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं या उनके किसी काम आते हैं, पैसा पहुँचाना, पैसा लेना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पहलगाम हमले के बाद ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ NIA और तमाम एजेंसियों ने की है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के आधार पर पूरे केस को NIA सुलझा भी सकती है और देश को न्याय दिला सकती है, जिससे पता चल पाएगा ऐसे कितने OGWs थे जो विदेशी आतंकियों के साथ मिले हुए थे, जो अपने देश के रहने वाले लोग हैं, जो कि इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले 9 दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में NDTV की टीम मौजूद है और हम आपको लगातार इन जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे पास अब कुपवाड़ा से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आई है जिसे मेरे सहयोगी शिव अरूर ने मुझे भेजा है और रिपोर्ट उस जगह के बेहद करीब से भेजी गई है जहां पाकिस्तान लगातार सीज फायर का इन दिनों उल्लंघन कर रहा है। आपको बता दें, जब से पहलगाम हुआ है उसके बाद से हर दिन सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी चल रही है। NDTV की टीम आज कुपवाड़ा सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया से रिपोर्ट कर रही है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल से उतना दूर नहीं हैं और ये रिपोर्ट जो हम सामने ला रहे हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के इजाज़त से हैं इस वक्त कुपवाड़ा सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज़ में। और ये बताएं कि आर्मी का एक फॉर्मल स्टेटमेंट में जो रोज़ आता है सुबह सुबह LOC सीज फायर वायलेशंस के बारे में, इस सेक्टर में रोज एक वायलेशन जरूर हुआ है। एक सेक्टर का नाम है तुतमारी गली, TMG सेक्टर, जो इसी इलाके में है, कुपवाड़ा सेक्टर के फॉरवर्ड एरियाज में है। उस सेक्टर में रोज एक सीज फायर वायलेशन जरूर हुआ है
और ना सिर्फ सीज़फायर वायलेशंस लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स, घुसने की जो कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से, जो आतंकवादी को पुश करते हैं इंडिया के अंदर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी जारी है। ये एक मिथ है, एक मिस इन्फॉर्मेशन चला है काफ़ी दिन से कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कम हुए हैं या इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्का है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स कम बिल्कुल नहीं हुए हैं। हमारी सुरक्षा बल, जो राष्ट्रीय राइफल्स, आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, बीएसएफ, सारे जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं। एनडीटीवी पर हम डिटेल में कभी कोई भी ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कुपवारा सेक्टर फॉरवर्ड एरियाज़ में ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के साइड से जो लॉन्च पैड्स हैं, आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं, वो जारी हैं। जूरा, आत्मुकम, लीपा, ऐसे जगहों से ये टेररिस्ट लॉन्च पैड्स अभी भी एक्टिव हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स अभी भी एक्टिव हैं। बहावलपुर जो एक बड़ा शहर है, जो माना जाता है कि ये जैश ए मोहम्मद का एक कैपिटल सिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी जारी है। टेरर ट्रेनिंग कैंप्स जो LOC से लेकर खैबर तक पख्तूनख्वा एरिया तक जो ट्रांसफ़र और शिफ्ट हुए हैं, वो भी अभी भी एक्टिव है। तो अगर आप इस बिग पिक्चर को देखोगे तो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान को पता नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी बन चुका है कि इंडिया का जो बड़ा हमला जो इतना स्पेकुलेशन जारी है मीडिया में, पब्लिक में, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान को बिल्कुल एक भी डिटेल पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इंडिया की तरफ से। वो काफ़ी मोबिलाइज कर रहे हैं, उनके जो चाइनीज़ तोप हैं वो भी तैनात हैं अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सुनने में आ रहा है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि अगला स्टेप इंडिया का क्या होगा। शिव अरूर विद अश्विनी मेहरा इन कुपवारा सेक्टर फॉर NDTV। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान जो बातें कही वो बहुत ज्यादा अहम है, यानी एक तरीके से याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही हैं, इसको रिजेक्ट करते हुए जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह गंभीर मसला है, इस पर गंभीरता दिखाइए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुद्दा संवेदनशील है और क्या आप सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि देश के लिए गंभीर समय चल रहा है और इस वक्त देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। दरअसल याचिका में यह मांग की गई थी कि पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या रिटायर्ड जज इस मामले में कोई एक्सपर्ट है, वो कैसे जांच कर पाएंगे। इस मामले में 3 लोगों ने याचिका दाखिल की थी और कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इस याचिका को उन्होंने वापस लेने में ही भलाई समझी। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को जरूर ऐसा लगा होगा कि कश्मीर का पर्यटन उद्योग थम जाएगा, सैलानियों को झटका लगेगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए पर्यटक कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। बाईस अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ वो सैलानियों की हिम्मत नहीं तोड़ पाया। इसकी मिसाल है मुंबई से आए हरीश। हरीश से हमारी मुलाकात हुई गांदरबल में एक झरने के पास। आपने पहले प्लान कर लिया था आने का या यहाँ पे हमने बाद में प्लान किया हुआ है? अटैक के बाद? अटैक के बाद प्लान किया हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा फियर फैक्टर दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने पॉइंट बंद कर रहे हैं वो वापच से ओपन कर देने चाहिए ताकि नॉर्मल से आए। लेट पीपल कम ओवर हियर। जिन्होंने ये अटैक किया है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? नहीं, सख्त में सख्त होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी को शमशार किया हुआ है इन्होंने, वो नहीं होना चाहिए। तो आप जब प्लान कर रहे थे कि भाई पहलगाम अटैक हो गया, उसके बाद आपने प्लान किया, तो किसी ने मना किया परिवार में कि मत जाओ? हम उनको सक्सेस क्यों होने दें? उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन यही था कि यहाँ पे लोग ना आए। हम उनको टेररिस्ट को सक्सेस क्यों होने दें? दैट्स द क्वेश्चन थिंग, बेसिक थिंग। सैलानियों का साहस देखिए।
पहलगाम हमले के बाद कश्मीर का टिकट कराया। कह रहे हैं कि आतंकियों को क्यों सफल होने दें। हमारी मुलाकात इंदौर से आए एक परिवार से भी हुई। इस फैमिली में 10 लोग कश्मीर घूमने आए हैं। श्रीनगर का टिकट मार्च में ही करा लिया था। पहलगाम हमले के बावजूद कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं आया। मार्च से हमने टिकट करा रखे थे, हमने प्लान कैंसिल नहीं करा। फैमिली ट्रिप पे आए सब लोग। कितने मेंबर्स हैं फैमिली में? अभी 10 मेंबर्स हम लोग आए, सिस्टर वगैरह भी आई है, वाइफ बच्चे। कहाँ घूमे अभी? अभी हम श्रीनगर के 2 गार्डन घूमे, मुगल गार्डन वगैरह, और अभी हम सोनमर्ग जा रहे हैं। गंडोले के टिकट्स हमारे कल के मिले हैं, जिस कारण से हमें कल जाना पड़ेगा गुलमर्ग। पहलगाम गए? पहलगाम अभी नहीं गए, वो हमारे लास्ट रूट में आएगा। पहले श्रीनगर से ही हमारा पूरा रूट बना हुआ, लास्ट में पहलगाम है। हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा था, बट फिर हमने हिम्मत करी और आ गए तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका कहना ये है कि टूरिज्म में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले के मुकाबले कम लोग आ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ेंगे। पर्यटक बिना डरे घूमने आए, इसके लिए सुरक्षा इंतजाम जरूरी है। इसी कोशिश में अब यहाँ नई तकनीक से लैस कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे AI से लैस हैं और मास्क के बावजूद चेहरे की पहचान में कोई गलती नहीं कर रहे। कि ये CCTV कैमरा है जो कि बिल्कुल नई तकनीक का है और कई सारे इस तरीके के जो कैमरे हैं वो अब कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। ये अगर देखिए तो ये अगर मैं मास्क भी पहन लूँ, कोई अगर संदिग्ध अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है और पहले से उसका कोई फ़ोटो जो है वो मौजूद है सरकारी डाटाबेस में, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये फेस डिटेक्ट करता है। यहाँ पर अब जो है हमारा, अगर हम दिखाएं आपको कि मेरा जो फेस है उसको किस तरीके से ये डिटेक्ट करेगा, तो ये आप देखिए 80% जो है मेरा फेस इसने डिटेक्ट किया हुआ है, जबकि मैंने मास्क को पहन रखा है। तो इस तरीके के कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तमाम सारी जगहों पर ऐसे कैमरे को लगाने की कोशिश की जा रही है। उसमें और सुधार किया जा रहा है CCTV के, ताकि अगर ऐसे जगहों पर जहां पर CCTV लगे हुए हैं वहां पर अगर कोई संदिग्ध आता है तो उसकी पहचान हो सके। यही वजह है कि ज़रूरत के मुताबिक जो है वो तमाम सारी तकनीक में बदलाव और ज़्यादा इस पर रिसर्च भी हो रहे हैं, ताकि पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो। दिल्ली से आज़म के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और ये बात करते हैं गर्मी और गर्मी में लगने वाली आग की घटनाओं की, क्योंकि लगातार 24 घंटे में कई बड़ी आग लग चुकी हैं। जी हाँ, जगह जगह गर्मी की वजह से तापमान बढ़ रहा है और उसकी वजह से आग लगने के मामले भी अब सामने आ रहे हैं। हम आपको 3 ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जो आपको अलर्ट करती हैं कि गर्मियों में आग से कैसे बचना और दूर रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां डिगी बाजार के नाज होटल में भीषण आग लग गई। इसमें 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव इस इलाके में रहा। बहुत ही कंजस्टेड इलाका है अजमेर का ये, जहाँ पर ये आग आज लगी है। दूसरी तस्वीर दिल्ली के दिल्ली हाट की है, जहाँ पर बीती रात को भीषण आग लगी थी। काफ़ी ज़्यादा खलबली हुई, भीड़भाड़ का इलाका है ये, बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। इसके व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ और व्यापारी अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर कल सुबह, जब कल इनफैक्ट परसों रात को एक आग लगी थी कोलकाता के बड़ा बाजार में। ये भी बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, कलकत्ता का पुराना बाजार है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी घनत्व वाली आबादी यहाँ पर रहती है। होटल में आग लगने से 15 लोगों की झुलसकर उस वक्त मौत हो गई थी। वो तस्वीरें बहुत ही हृदय विदारक थी। किस तरीके से लोग होटल की छतों से कूद रहे थे, वो सब परसों हुआ था, जिसमें 2 बच्चे, जो लोग 15 लोग मारे गए हैं, इसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। गर्मियों में भीषण आग और भी तकलीफदेह हो जाती है। दिल्ली फायर सर्विस के DG अतुल गर्ग ने हमारे सहयोगियों को बताया कि उन्हें दिल्ली में रोजाना 170 से ज्यादा आग की कॉल आती है। सर, अभी गर्मी लगातार बढ़ रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, हर साल गर्मी आती है और हर साल कॉल बढ़ती है। हमारी कॉल गर्मियों में डबल हो जाती है। हम ऑलरेडी 170 के आसपास पहुंच चुके हैं और जैसे कि पिछले साल भी आपने देखा था, हमने 250 को कॉल टच किया था और मौसम विभाग ऑलरेडी कह रहा है कि इस बार गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी, तो मुझे लगता है 250 से ज़्यादा इस बार भी कॉल आएंगे।
इसका एक हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि गर्मी हर साल आती है और हर साल 3 महीने हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं। लीव को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल हम बढ़ा लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विपमेंट हमारे बढ़ जाते हैं। मतलब हम उसको क्या होता है कि फरवरी से तैयारी शुरू करते हैं। तेल डालना, पानी डालना कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, गाड़ियों की सर्विसिंग करा के, इक्विपमेंट की सब सर्विसिंग करा के रख लेते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, इक्विपमेंट और गाड़ी हमें समर में 3 महीने में मिले। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है और हमें उम्मीद है हम हर कॉल को अटेंड करेंगे सक्सेसफुली। और अब बात मोदी सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने 24 घंटे से देश की राजनीति में एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना की, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह फैसला मंडल आयोग की तरह निर्णायक साबित हो सकता है। वो मंडल आयोग जो वीपी सिंह साहब ने अपने प्रधानमंत्री काल में लागू किया था। मोदी सरकार ने कल जाति जनगणना का ऐलान किया। अब सवाल है कि इस जातिगत जनगणना से किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। विपक्ष और खासकर कांग्रेस का कहना है कि उसके दबाव के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी कैबिनेट ने यह फैसला किया और जातिगत जनगणना के बारे में राहुल गांधी जो 2-3 साल से दबाव बना रहे हैं, उसके बाद केंद्र सरकार झुकी है। कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है। लेकिन बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं बीते 11 सालों के, जिसमें दिखता है कि पीएम मोदी ने ऐसे कई फैसले लिए अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिन्हें वोट का गणित जिस तरीके से बदल दिया है, उससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के वोट के लिहाज से देखें तो बीजेपी का एक तरीके से कायाकल्प हो गया। वो बीजेपी जो अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, जो हिंदुओं, ठाकुरों, बनियों की पार्टी मानी जाती थी, आज उस बीजेपी के साथ सबसे बड़ी संख्या में दलित, एससी, एसटी के लोग, समाज के लोग दिखाई देते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं पूरे डेटा के साथ, तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी ये नहीं जान सकी कि किस जाति के कितने लोग हैं। लेकिन अब जान जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि अगली बार जाति के आधार पर जनगणना होगी। बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि बदलाव की ये पहल हमारी है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल कह रहे हैं कि ये उनके संघर्षों की जीत है। सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। क्या कारण था उन्होंने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे? क्या कारण था बाबा साहेब को इंतजार करना पड़ा 90 तक भारत रत्न के सम्मान में सम्मानित होने के लिए? किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। मैंने राहुल गांधी 10 साल से मांग कर रहे थे, लेकिन मैं 20-25 साल से मांग कर रहा था। मैं 1998 से मैं लोकसभा में था, तब भी मैंने ये मांग किया था कि भाई हमारा सेंसस होता है, शेड्यूल का होता है, लेकिन हर जाति का परसेंटेज कितना है इसके लिए सभी जाति का सेंसस होना चाहिए। सबसे पार्लियामेंट में मैंने मांग किया है, तो इसीलिए राहुल गांधी जी मांग कर रहे थे, इसीलिए सरकार निर्णय लिया, ऐसा नहीं है। मैं मांग कर रहा था इसलिए सरकार निर्णय लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने क्रेडिट लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेने की बात तो एक करते रहे, लेकिन ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को ही देना होगा। देखिए, तो हम लोगों की मांग रही है, 30 साल पुरानी मांग रही है,
सबसे पहले लालू जी ने और जितने हमारे पुरखे थे समाजवादी नेता, उन लोगों ने आवाज़ उठाया है। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। बिल्कुल ही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मांग ही थी ना। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, हमारे सहकारी हमारे भाई अमोल कोल्ले जी, मैं खुद, हम सब ने बहुत बार संसद में या रास्ते में आंदोलन करके मांग की है। तो हमारी जो मांग है वो पूरी, देर ना हुई, देर आए दुरुस्त आए। अब जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले को तमाम राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी कामयाबी के तौर पर गिन रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन फैसलों की नई कड़ी है जिन्होंने बीजेपी का कायाकल्प कर दिया। अगर पिछले 11 साल में मोदी सरकार के फैसलों को देखें तो आपको बदलाव वाले कई फैसले दिखाई देंगे, जिसका फायदा समाज के पिछड़ों और दलितों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, साथ ही ओबीसी तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाई। जब सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट खत्म किया गया तो मोदी सरकार ने संसद के जरिए उस कानून को दोबारा मान्य बनाया। उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए। वहीं जिस महिला आरक्षण पर सिर्फ बहस होती थी, उसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही लागू किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लिए जिस अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को नामुमकिन माना जाता था, उसको भी मोदी सरकार ने मुमकिन कर दिखाया। और इसी कड़ी में नया फैसला जातिगत जनगणना का है। और इसी का नतीजा है कि जिस बीजेपी को एक वक्त में ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर तबके की पार्टी बना दिया। कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 MP हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। ऐसी तस्वीरें समाज में आए बदलाव को दिखाती हैं, जब राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक महिला हो और प्रधानमंत्री ओबीसी तबके से आते हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही 2017 में देश को दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में मिला और 2022 में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। वहीं समाज के हर तबके से सीधे जुड़ने की प्रधानमंत्री की कोशिशों ने बीजेपी को जमीन पर काफी मजबूत बनाया। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2009 में बीजेपी को ओबीसी वोट 22% मिले, जबकि 2014 में ये बढ़कर 34% और 2019 में बढ़कर 44% हो गए। वहीं 2024 में अपर ओबीसी में बीजेपी को 39% और निम्न ओबीसी में 49%। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 2014 में बीजेपी को 24%, 2019 में 34% और 2024 में 31% वोट मिले, जबकि अनुसूचित जनजाति में 2014 में बीजेपी को 38%, 2019 में 44% और 2024 में 48% वोट मिले। इसलिए आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बिल्कुल बदल दिया। हिंदुत्व के नारे में बंधी बीजेपी में जाति वाली राजनीति को नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी के कारण मिला। इसलिए आज बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स की भी चैंपियन बनी हुई है। कि लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं
SC, ST, OBC का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार के फैसले को कांग्रेस अपने दबाव का फैसला मान रही है। तो जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अगर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के दबाव में ये फैसला लिया, तो जब राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे इसकी मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस ने इसे अनसुना क्यों कर दिया? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लेकर उनको आरक्षण सुविधा और जनगणना करना ही चाहिए। 2010 में गोपीनाथ मुंडे ने भी ये मांग की थी कि जातिगत जनगणना की जाए, लेकिन 2011 की जनगणना में कांग्रेस ने वो रिपोर्ट जाहिर नहीं की। राहुल गांधी तो उस वक्त भी सबसे प्रभावशाली सांसद थे, जिन्होंने सरकार का अध्यादेश तक फाड़ दिया था, लेकिन उस वक्त जातिगत जनगणना उनके एजेंडे में शायद नहीं था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम कर दिया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये तो हुई जातिगत जनगणना की राजनीति वाली बात, लेकिन ये सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़ी क्रांति है जो फैसला कल सरकार के द्वारा लिया गया है। आखिरकार आपके मन में भी सवाल होगा कि जनगणना और सर्वे में अंतर क्या होता है, जनगणना कैसे की जाएगी, जातियों को कैसे गिना जाएगा। तो हमने सोचा कि बहुत आसान तरीके से, प्रश्नोत्तर के तरीके से आपको बता देते हैं ग्राफिक्स में कि आखिरकार ये पूरे डिटेलिंग क्या है, प्रशासनिक तरीका क्या होगा। तो पहला सवाल जो मन में आ रहा होगा वो यही कि आखिरकार ये जाति जनगणना शुरू कब होगी और कब तक पूरी होगी। बड़ा साफ कर दें कि सरकार की तरफ से जब ये घोषणा की गई तो अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इस साल ये शुरू हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। माना जा रहा है कि उसके पहले शायद एक काम शुरू हो जाए। और कब तक पूरी होगी, तो अमूमन जनगणना होने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। इस बार भी इतना समय लग सकता है, यानी 2026 अगर ये साल शुरू हुई तो 2026 के अंत तक ये फाइनल हो सकती है। इसकी रिपोर्ट कब आएगी ये देखना होगा, उसी साल आएगी, आने वाले कुछ सालों के बाद आएगी। अगला सवाल जो मन में आता है कि आखिरकार जाति की पहचान कैसे की जाएगी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2011 में जब सर्वे हुआ था यूपीए सरकार के वक्त में एसईसीसी का, उसमें फॉर्म में 29 कॉलम थे और 8वें नंबर के कॉलम पर SC ST का कॉलम था। अब ये कहा जा रहा है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जाति का कॉलम है वो भी उसके साथ वहां पर आ सकता है, उसी 8वें नंबर के कॉलम के आसपास। अगला सवाल आपके मन में होगा कि अगर जाति जनगणना नहीं होती थी तो SC ST की फिर क्यों होती थी, ये भी आप पूछ सकते हैं। भाई SC ST के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि संसद और विधानसभाओं में सीटें रिजर्व हैं और उसके लिए उनकी सही आबादी का जानना ज़रूरी है और वो आबादी किन इलाकों में रहती है ये भी पता होना चाहिए। उसी की स्थिति मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। उसी हिसाब से विधानसभाओं और लोकसभा की सीटें रिजर्व की गई थी। क्या मुसलमानों में भी जातियों की गणना की जाती है? गणना होगी इस बार, जो कि बार बार मांग की जा रही है। कल मेरे शो में बीजेपी के सांसद थे ब्रिजलाल, उन्होंने कहा कि इस बार मुसलमानों की जनगणना की मांग वो कर रहे हैं। ये बीजेपी के सांसद ने इसी खबरों की खबर में कहा था। तो इसका जवाब ये कि कई राज्यों में पिछड़ी जातियों में मुसलमानों की गिनती भी होती है और जिन 2 राज्यों में अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, बिहार और तेलंगाना, दोनों हालांकि एक नीतीश कुमार की सरकार थी, वो उस वक्त विपक्ष में थे, अब बीजेपी के साथ है, और एक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। इस सर्वे में मुस्लिम जातियों की भी गिनती हुई है, उनकी भी जातियों को ध्यान में रखा गया है।
ये सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है इस सर्वे का, क्योंकि मुसलमानों को अभी तक कई राज्यों में ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है और कई जगह नहीं भी मिलता है। तो क्या, अब अगला सवाल कि क्या जातिगत जनगणना से आरक्षण की जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अपर लिमिट लगा रखी कि 50% से अधिक वो नहीं होगा, अब इसके बाद क्या वो हट जाएगी, जिसका की मांग कल खुद राहुल गांधी कर चुके हैं। आपके जवाब में मैं यही कह सकता हूं कि गिनती से सभी जातियों की संख्या पता चलेगी। आरक्षण की जो कैपिंग है 50% की, उसको कम करना है या नहीं करना है, ये फैसला केंद्र सरकार को करना होगा। और अगर मोदी सरकार ये फैसला करती है कि उस कैपिंग को हटाना है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में सरकार को जाना होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेकर सरकार इस पर आगे बढ़े। अगला सवाल, जाति जनगणना का इतिहास क्या है, ये कब से हो रही है? तो ये अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। 1881 में पहली बार अपने देश में जाति की जनगणना हुई और 1931 तक हर 10 साल में ये होती रही, यानी 81 में, फिर 91 में, फिर 1901 में और फिर 31 तक हर साल जाति की जनगणना हुई। 1941 में जाति की जनगणना की काउंटिंग तो हुई, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी, क्योंकि समाज में कई तरह के लोग सामने आ गए थे, कई जातियाँ आ गई थी और वो अपने आप को इस जनगणना में ज़्यादा हिस्सेदारी मांग रही थी। एक तरीके का आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हो गया था। 1947 में आज़ाद हुआ। 1951 में ये तय हुआ कि अब सिर्फ SC ST की जो गिनती है वही सार्वजनिक की जाएगी, जातियों की गिनती सार्वजनिक नहीं की जाएगी। 2011 में यूपीए सरकार जब मनमोहन सिंह की थी तो जाति की गिनती तो हुई, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब जब 2025 में मोदी सरकार ये फैसला लेकर आई है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वो पहली बार 95 सालों में जाति की जनगणना हो रही है। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार आंकड़े सार्वजनिक होंगे, क्योंकि अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं तो 2011 वाली स्थिति पैदा हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसके मूल में क्या छुपा हुआ है, क्यों जाति की जनगणना की जा रही है, इसकी क्या वजह है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। तो आज इसी नोट पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वॉचिंग दिस। आप सबको शुभ रात्रि।